कहकर वहां से जाने के लिए युवराज ने बस कुछ ही कदम आगे बढ़ाया था, तभी निशा उठकर पीछे से उसे आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनते ही युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। निशा आगे कहती है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब युवराज की स्माइल थोड़ी और बढ़ जाती है। अगले ही पल वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ता है। निशा की बात सुनकर सुहानी भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो निशा की तरफ झुकते हुए उसके कान में धीरे से कहती, निशा तू क्या बोल रही है? हम युवराज सर के घर में कैसे रह सकते हैं? निशा भी सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहते, देख सुहानी, इस वक्त युवराज सर के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सड़क पर रात बिताने से अच्छा हम युवराज सर के घर चले जाएं। जैसे ही हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी हम सर के घर से चले जाएंगे। सुहानी निशा की बात से इनकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसे भी पता था कि निशा अभी सही कह रही है। सच में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। युवराज उन दोनों को इस तरह से बात करते देख अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहता है, तुम लोगों को जो भी डिसाइड करना है जल्दी करो, मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। विवेक युवराज को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता और सोचता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि युवराज सर इतने अच्छे एक्टर हैं। खुद ही सुहानी और निशा को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं और दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निशा फुसफुसाते हुए सुहानी से कहते, प्लीज मान जा यार, अगर ये ऑप्शन भी हाथ से चला गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तुझे वापस कश्मीर जाना पड़ेगा और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। मेरे मॉम डैड मेरे स्टेप मॉम डैड के साथ साथ अलग अलग देशों में रहते हैं। निशा की बात सुनकर सुहानी विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक भी अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सुहानी फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। सुहानी युवराज को धीरे से कहती है, ठीक है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये सुनकर युवराज की आंखों में हल्की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। वो आगे बढ़कर उन तीनों के पास जाता है और कहता, ठीक है, तुम तीनों जाकर अपना सामान पैक कर लो। 1 घंटे में मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगा। अब हैरान होने की बारी विवेक की थी। युवराज की बात सुनकर विवेक भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो युवराज से कहता, सर हम तीनों मतलब आपके घर में तो सिर्फ निशा और सुहानी शिफ्ट हो रही है ना, तो मैं क्यों अपना सामान पैक करूं? निशा और सुहानी भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती है। युवराज सहजता से कहता, क्योंकि तुम भी मेरे घर शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन क्यों? मेरा हॉस्टल तो बंद नहीं हो रहा। विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता। युवराज उसी अंदाज में कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों को किसी भी अनजान जगह में अकेले रहने दोगे, स्पेशली जब वो लड़की हो? युवराज के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी विवेक को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है और विवेक युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो उसके प्लान का पार्ट था ही नहीं। युवराज ने उससे बस निशा और सुहानी को अपने घर शिफ्ट करने की बात कही थी। विवेक को खामोश देखकर युवराज कहता है, 1 घंटे में तैयार रहना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद निशा, सुहानी और विवेक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होकर युवराज का इंतजार कर रहे थे। सुहानी परेशान होकर कहती, यार मुझे ऐसे युवराज सर के घर जाकर रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। निशा भी कहती, हाँ यार ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इधर विवेक सदमे में अपना मुंह बनाकर खड़ा था। वो दुखी होकर अपने मन में कहता, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ तो मेरे साथ ही गेम हो गया। युवराज सर ने मुझे बताया ही नहीं था कि वो मुझे भी अपने घर ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद युवराज की कार गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है और वो तीनों अपना सामान रखकर कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार युवराज के घर की तरफ बढ़ जाती है। कार के वहां से जाते ही एक पेड़ के पीछे से राघव बाहर निकलता। वो काफी देर से उस पेड़ के पीछे छुपकर सुहानी और उसके दोस्तों की बातें सुन रहा था। पेड़ से बाहर निकलकर वो गुस्से से युवराज की जाती हुई कार को देखने लगता है। कार देखते हुए राघव खुद से कहता है, युवराज दीवान, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम खुद सीवी को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हो। कुछ ही देर में युवराज की कार दीवान विला पहुंच जाती है। सुहानी, निशा और विवेक जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, युवराज के शानदार घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन तीनों ने इतना शानदार बंगला पहले कभी नहीं देखा था। उस बंगले की ओर देखते हुए वो तीनों कुछ देर वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उनकी नजर बंगले से बिल्कुल भी नहीं हट पाती। उन तीनों को हैरान देखकर युवराज उनके पास जाता और कहता है, अंदर चलें। युवराज की आवाज को सुनकर वो तीनों अपने होश में आते हैं और हाँ में अपना सर हिलाते हैं। वो युवराज के पीछे पीछे बंगले के अंदर आ जाते हैं। बंगले के अंदर आकर उनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अंदर से वो बंगला और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उस बंगले के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में राउंड शेप में 2 सीढ़ियां थी जो फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी।
फर्स्ट फ्लोर में कई सारे कमरे थे। युवराज का घर किसी 5 स्टार होटल जैसा था। बंगले के हॉल में आकर सुहानी और उसके दोस्त उसे देख ही रहे थे, तभी शुभ्रा वहां आ जाती है। शुभ्रा उन सभी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि युवराज कभी किसी को अपने घर लेकर नहीं आता था। इससे पहले शुभ्रा कुछ कह पाती, युवराज उसके पास जाकर कहता, मासी ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ दिनों तक यही रहेंगे। युवराज के ऐसा कहते ही शुभ्रा हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो नॉर्मल होकर सुहानी, निशा और विवेक को वेलकम करती है। युवराज एक सर्वेंट को उन सभी के सामानों को उनके कमरे तक ले जाने के लिए कह देता है। वो तीनों नौकर के पीछे पीछे अपने अपने कमरे तक चले जाते हैं। उन तीनों को वहां से जाते ही शुभ्रा फिर से सीरियस हो जाती है। वो युवराज से कहती है, युवराज तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हो? युवराज जवाब देता है, कल रात कॉलेज के हॉस्टल में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हॉस्टल सील कर दिया गया। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। शुभ्रा परेशान होकर कहती, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि वो साया यहाँ कभी भी आ सकता है। ऐसे में यहाँ इन सब की जान को खतरा है। युवराज कहता, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर युवराज ऊपर वाले कमरे में चला जाता और शुभ्रा परेशान होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इधर अपने कमरे में आकर निशा और सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उनका कमरा बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस था। सुहानी और निशा को एक ही कमरा मिला था, जो युवराज के कमरे से लगा हुआ था। विवेक भी पास वाले कमरे में ही था। निशा उस कमरे को देखते हुए कहती, यार सुहानी ये कितना औसम है ना। ये कहकर सुहानी की तरफ निशा मुड़ती है। सुहानी वहां कंफ्यूज होकर खड़ी थी। ये देखकर निशा भी थोड़ी सीरियस हो जाती। वो सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? सुहानी कहती, निशा तुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा? निशा कुछ सोचकर कहती, क्या अजीब लग रहा है? सुहानी कहती, हमारा हॉस्टल सील किया गया। मैनेजमेंट ने सारी लड़कियों को रूम प्रोवाइड किया सिवाय हमारे, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा उसी वक्त युवराज सर हमारे पास आ गए। ये सब अजीब नहीं है? सुहानी की बात को सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती है। अपना सर खुजाते हुए कहते, हाँ यार, अपने स्ट्रेस में मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। कुछ देर रुककर निशा कहती है, तो तुझे क्या लगता है कि युवराज सर की वजह से मैनेजमेंट ने हमारी मदद नहीं की, जिससे युवराज सर हम तीनों को अपने घर ले आए? सुहानी भी कंफ्यूज होकर कहती है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सुहानी को देखने लगती है। सुहानी निशा का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, लो शुरू हो गया फिर से इसका। निशा भी सुहानी के पीछे जाते हुए कहती, अरे सुहानी सुनना, मुझे सच में लगता है कि युवराज सर। निशा इतना ही कह पाई थी कि सुहानी वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ रात के 10 बज रहे थे और राघव अपने घर के मिरर के सामने खड़ा था और खुद को एकटक देख रहा था। उसकी दाढ़ी और मूंछ बड़ी हुई थी और उसकी आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगा हुआ था। वो मिरर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। खुद को देखते हुए राघव की आंखों में गुस्सा था। तभी वो अपने सामने की ड्रेसिंग टेबल से एक कैंची निकालता है और अपने लंबे बाल और दाढ़ी काटने लगता है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद वो शेव करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में राघव अपने चेहरे पर क्लीन शेव कर लेता है और अब उसके बाल भी कटकर काफी छोटे हो गए थे। राघव अपनी आंखों से चश्मा निकालकर लेंस लगा लेता है। अब राघव पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल अलग लुक्स था उसका। उसके लुक्स में इतना चेंज आ गया था कि अब उसे पहचान पाना मुश्किल था। राघव मिरर में खुद को देखते हुए कहता है, मैं सीबी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस पर नजर रखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो जरूर करूंगा। इधर दीवान बिला में बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई थी। निशा, सुहानी और विवेक डिनर करके अपने अपने रूम में सो गए थे। बंगले के स्टाफ के सभी लोग भी अपना अपना काम खत्म करके सो रहे थे। वहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड भयानक रात में युवराज के घर के गेट के पास जागते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। युवराज ने अब घर से सिक्योरिटी काफी कम कर दी थी। अब सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ही बचे थे। तभी एक आदमी बाउंड्री वॉल से कूदकर बंगले के अंदर आ जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। आज राघव की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग दिख रही थी। 6 फीट हाइट, गेहुआ रंग, लाइट ब्राउन आईज और क्लीन शेव। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास की होगी। वो बड़ी फुर्ती से दीवार से कूदकर कैमरे से बचते हुए धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ता है। मेन गेट से कुछ दूर रुककर राघव अपने पैंट के पैकेट से एक पत्थर निकालता है। उस गेट के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा पर निशाना लगा देता है और उसके एक वार से ही वो कैमरा टूट जाता है।
कैमरा टूटने की आवाज जब गार्ड को सुनाई देती है तब वो टॉर्च लेकर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस वक्त राघव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे युवराज के घर के सारे कैमरे के बारे में अच्छे से पता है। सीसीटीवी कैमरा तोड़कर वो धीरे से उस गार्ड के पीछे पहुंचता है। अगले ही पल राघव गार्ड को पीछे से पकड़कर उसके नाक और मुंह पर एक रुमाल रख देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो गार्ड बेहोश हो जाता है। दूसरा गार्ड बंगले के दूसरे हिस्से में था। उसे इन सब बातों का कोई भी अंदाजा नहीं था। उस गार्ड के बेहोश होने पर राघव उसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले जाता है। गेट के बाहर राघव की कार खड़ी थी। वो गार्ड को कार के अंदर ले जाता है। कुछ देर के बाद राघव उस कार से बाहर निकलता है। अब वो गार्ड के यूनिफॉर्म में था। राघव ने उसी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन लिया था और गार्ड को कार के अंदर लॉक कर दिया था। राघव गेट के अंदर आकर उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर खड़ा हो जाता है। उसने गार्ड के कैप से अपना आधा चेहरा छुपा लिया था जिससे कोई उसे पहचान न सके। कुछ घंटे तक राघव उसी तरह गेट के पास खड़ा रहता है। उसके बाद वो बंगले के चारों तरफ घूमते हुए बंगले को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। एक्चुअली राघव सुहानी का कमरा ढूंढ रहा था। सुहानी का कमरा फर्स्ट फ्लोर में था, इसलिए राघव उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। बंगलों के देखते हुए राघव के मन में ख्याल आता है कि वो पाइप से चढ़कर सुहानी के कमरे तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पर जगह जगह कैमरे लगे थे। राघव जानता था कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो वो पकड़ा जाएगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस उस गेट के पास आकर एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है। इधर युवराज अपने रूम के बेड पर बैठा था। युवराज के सामने लैपटॉप था जिसमें वो सीसीटीवी की लाइव फुटेजेस देख रहा था। राघव को इतनी स्मार्टली अपने घर में घुसते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम सुहानी का पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। युवराज के बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उसके घर में बहुत से कैमरे लगे हुए थे जिसमें से कुछ दिखते थे और कुछ नहीं। हिडन कैमरे के बारे में सिर्फ युवराज जानता था। युवराज ने जानबूझकर अपने घर की सिक्योरिटी हटाई थी। वो जानता था कि राघव उसके घर जरूर आएगा और घर में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर देगा। युवराज ये सब सोच ही रहा था तभी उसका फोन बजता है। युवराज फोन उठाकर कहता है, हाँ रॉबिन। फोन से युवराज के सिक्योरिटी हेड रॉबिन की आवाज आती है, सर मैंने उस आदमी पर नजर रखा हुआ है। वो इस वक्त हमारे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में है। आप कहें तो उसे अभी दबोच लूं? युवराज रॉबिन से कहता है, नहीं, अभी उसे पकड़ने का वक्त नहीं आया है। बस उस पर नजर रखो और देखो कि वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाता है। कुछ देर रुककर युवराज आगे कहता, और हाँ, थोड़ा ध्यान से, ये आदमी काफी चालाक और बहुत डेंजरस है। अगली सुबह निशा, सुहानी और विवेक तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रहे थे। जब वो घर के लिविंग एरिया से होकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तभी पीछे से उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है, अरे सुनो। ये आवाज सुनकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं और वो तीनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ने पर वो देखते हैं कि उनके सामने शुभ्रा खड़ी थी। शुभ्रा उनके पास आकर कहती है, इतनी सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो तीनों कुछ देर तक खामोश रहते। फिर सुहानी धीरे से कहती, आंटी वो हम कॉलेज जा रहे हैं। शुभ्रा मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज और इतनी सुबह? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। इतनी जल्दी कॉलेज खुल जाता है क्या? ये सुनकर वो तीनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शुभ्रा उनकी बातों को नजरअंदाज करके बड़े प्यार से कहती, खैर छोड़ो, तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता करके जाना। निशा थोड़ा झिझकते हुए कहती, नहीं आंटी, हम कॉलेज के कैंटीन में नाश्ता कर लेंगे। शुभ्रा अपना मुंह बनाकर कहती, कॉलेज में? ये बातें अभी चल ही रही थी तभी युवराज रनिंग करके घर आ जाता है। सभी की नजर युवराज पर जाती है। उसने इस वक्त हाफ टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। हाफ टी शर्ट पहनने की वजह से उसके हाथों के स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। युवराज अभी बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। युवराज के वहां आते ही निशा और सुहानी के साथ विवेक भी उसे देखता रह जाता है। इससे पहले उन लोगों ने युवराज को सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में देखा था। वो कैजुअल में इतना शानदार लगता है उन्हें पता नहीं था। युवराज के पास आने पर सुहानी और उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उनका चेहरा देखते ही युवराज समझ जाता है कि वो लोग घर में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। युवराज शुभ्रा की तरफ देखते हुए कहता, क्या बात है मासी, एनी प्रॉब्लम?
शुभ्रा कहती, नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस ये तीनों बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए जा रहे थे। मैंने नाश्ते के लिए पूछा तो कह रहे हैं कैंटीन में कर लेंगे। शुभ्रा की बात को सुनकर युवराज उनकी तरफ देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट करके जाना। वो तीनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते। युवराज आगे कहता, एक बात और जो मैं कल तुम लोगों से कहना भूल गया था। निशा कहती है, क्या सर? युवराज उन्हें देखते हुए कहता है, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट तुम लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा पाया है, इसलिए मैंने यहाँ तुम लोगों को रहने के लिए कहा है। तो जब तक तुम तीनों यहाँ रहोगे तुम मुझे वही फी पे करोगे जो हॉस्टल और मेस के लिए करते थे। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी, निशा और विवेक की आंखों में चमक आ जाती। वो खुश होकर युवराज को देखने लगते हैं। युवराज उन्हें इग्नोर करके शुभ्रा से कहता, मासी मैं सावर लेकर आता हूँ, मुझे आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। शुभ्रा मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है, मैं जल्दी से नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। शुभ्रा के ऐसा कहने पर युवराज अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखता है। वो देखता है कि कुछ देर पहले जो परेशानी सुहानी और उनके दोस्तों के चेहरे पर थी अब वो गायब हो चुकी है। युवराज समझ गया था कि वो तीनों ऐसे फ्री में युवराज के घर में रहकर खुश नहीं थे, इसलिए युवराज ने उनसे पैसे की बात की थी। उन्हें देखकर युवराज हल्का सा मुस्कुराता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद युवराज रेडी होकर डाइनिंग टेबल के पास आता है और वो देखता है सुहानी और उसके दोस्तों ने खाना शुरू कर दिया है। युवराज खामोशी से अपनी चेयर की तरफ बढ़ जाता है। युवराज को देखकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उन्होंने युवराज का वेट भी नहीं किया था। वो तीनों खाना छोड़कर युवराज को देखने लगते हैं। युवराज उनकी तरफ देखे बिना कहता, इट्स ओके, तुम लोग लेट हो रहे हो। युवराज के कहने पर वो रिलैक्स होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता खत्म करके वो सभी घर से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग लिविंग एरिया में पहुंचते हैं उनके कदम रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि अक्षय घर के अंदर ही आ रहा था। इस बार अक्षय खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉली बैग थी। युवराज उसे देखकर चौंक जाता है। जैसे ही अक्षय लिविंग एरिया में पहुंचता है युवराज उससे कहता है, तूने तो कहा था कि तू एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आया है, फिर तू आज वापस कैसे जा रहा है? अक्षय के वापस जाने की बात सुनकर निशा खुश हो जाती है और मन ही मन कहती, चलो अच्छा हुआ, सुहानी के रास्ते का यही कांटा खुद ही यहाँ से जा रहा है। अक्षय युवराज की बातों को काटते हुए कहता है, नहीं मैं वापस नहीं जा रहा। तो ये बैग लेकर यहाँ क्या कर रहा है? युवराज सीरियस होकर कहता है। अक्षय मुस्कुराते हुए युवराज के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं यहाँ तेरे साथ रहने आया हूँ। अक्षय के ऐसा कहते युवराज सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी, निशा और विवेक हैरानी से एक बार अक्षय को तो एक बार युवराज को देख रहे थे। युवराज को फिर से टेंशन होने लगती, कहीं सुहानी उसे कुछ और ही ना समझ ले। अगले ही पल युवराज अक्षय का हाथ अपने कंधे से हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता और कहता है, तू यहाँ क्यों रहेगा? तेरे पास तेरा घर नहीं है क्या? अक्षय कहता, मेरे पास घर है, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना है। मैं तेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा की आंखें छोटी हो जाती। युवराज कहता है, कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की। युवराज की बात सुनकर अक्षय पास खड़ी शुभ्रा के पास जाकर कहता, देखा मासी, ये है इसकी दोस्ती। अपने स्टूडेंट्स को अपने घर में रख सकता है, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को नहीं रख सकता। युवराज रुडली कहता है, ये लोग यहाँ रहने के लिए रेंट दे रहे हैं, मैं भी रेंट दे दूंगा। अक्षय कहता, युवराज कहता, यहाँ रूम खाली नहीं है। अक्षय बड़े आराम से कहता, ठीक है तो मैं तेरे साथ तेरे रूम में रह लूंगा। अक्षय के ऐसा कहते ही निशा को खांसी आ जाती है। निशा को इस तरह से खांसते देखकर युवराज इरिटेट होकर कहता है, मुझे किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं है। युवराज की बात सुनकर अक्षय कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं इसके साथ रूम शेयर कर लूंगा। अक्षय ने उंगली विवेक की तरफ पॉइंट की थी। ये देखते ही निशा परेशान हो जाती। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी अक्षय विवेक के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ रूम शेयर करने में? अक्षय के इस सवाल पर विवेक बेबसी से निशा और सुहानी को देखने लगता है। वो ना चाहते हुए भी कहता, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक के ऐसा कहते ही अक्षय खुशी से उछल पड़ता और निशा उदासी से विवेक को देखने लगती है। युवराज ये सब देखकर काफी इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अक्षय युवराज को घर से बाहर जाता देखता रहता है और उसकी फिक्र करते हुए कहता है, युवराज आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया। युवराज के घर से जाने के बाद अक्षय विवेक के पास जाता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता, चलो मुझे हमारा रूम दिखा दो। ये सुनकर निशा रूंधे गले से कहती है, हमारा रूम? सुहानी निशा के कंधे को थपथपाते हुए उसे सांत्वना देती है और विवेक अक्षय को लेकर कमरे की तरफ जाने लगता है। विवेक और अक्षय को जाते देखकर निशा सोच में पड़ जाती है।
उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते। वो देखती है कि विवेक और अक्षय 3 पीस सूट पहने हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है और वो एक दूसरे को बड़े से प्यार से देख रहे हैं। विवेक अक्षय के साथ चलकर निशा के पास आता, उससे कहता, सॉरी निशा, अब हम साथ नहीं रह सकते। निशा दुखी होकर कहती, लेकिन क्यों? विवेक अक्षय की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। विवेक के ऐसा कहते ही निशा जोर से चीख पड़ती है, नहीं। यही सोचते हुए निशा अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो सच में जोर से चीख पड़ती है। ये देखकर उसके पास खड़ी सुहानी निशा का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती, निशा निशा क्या हुआ? निशा उदासी और घबराहट से विवेक के कमरे की तरफ देखते हुए कहती, यार सुहानी, इस अक्षय ने पहले तेरा प्यार तुझसे छीन लिया, अब वो मेरा प्यार भी मुझसे छीनना चाहता है। निशा की बात सुनकर सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। रात के 8 बजे थे। राघव रोड पर अपनी कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो अपने घर के सामने कार रोक देता है। कार पार्क करके राघव अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो लिविंग एरिया के पास आकर लाइट का स्विच ऑन करता है। लाइट जलते ही राघव की नजर अपने लिविंग एरिया पर आके सोफे पर पड़ती है। सोफे पर युवराज बैठा था। युवराज को वहां देखकर राघव ने वहां से भागने की कोशिश की। उसने अपने भागने के लिए कदम उठाए ही थे, तभी युवराज रिलैक्स टोन में कहता है, भागने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और वो इतने ट्रेंड हैं कि तुम उनसे बचकर बाहर नहीं जा सकते, मिस्टर राघव सूर्यवंशी। युवराज के मुंह से अपना नाम सुनकर राघव दंग रह जाता और वहीं रुक जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी पता होगी। वो समझ जाता है कि युवराज ने उसके बारे में काफी कुछ पता कर लिया है। राघव इन्हीं सब सोच में डूब जाता है। उसे कुछ देर के बाद राघव फेक स्माइल के साथ युवराज से कहता है, मतलब मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही है। युवराज दीवान की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। युवराज राघव के बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो आगे कहता है, मैं तुमसे काफी कुछ जानना चाहता हूँ। राघव जवाब देता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता। युवराज कहता है, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि सुहानी, मेरा मतलब शिविका सक्सेना मेरे पास है, और अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो? राघव युवराज को बीच में टोकते हुए कहता, तो क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? इतना कहकर राघव जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए वो आगे कहता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम चाहकर भी शिवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, तो इस बात की धमकी मुझे तो मत ही देना। युवराज राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैं ये कहूँ कि उसकी याददाश्त वापस आने लगी है तो? युवराज के ऐसा कहते ही राघव हैरानी से कहता है, क्या शिवी को सब कुछ याद आ गया? युवराज बड़े ध्यान से राघव का एक एक रिएक्शन नोटिस कर रहा था। वो कहता है, सब कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ रही है। मुझे ये भी पता है कि सुहानी ही वो लड़की है जो उस साये को खत्म कर सकती है। युवराज की बातें राघव की हैरानी को और भी बढ़ाती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें युवराज कैसे जान सकता है। युवराज आगे कहता है, हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, अगर हमने उससे पहले उस साये को नहीं रोका तो। ये कहते हुए युवराज चुप हो जाता है। तो क्या वो साया तुम्हें खत्म कर देगा? राघव कहता है। राघव का सवाल सुनकर युवराज अपना मुंह फेर लेता और कहता है, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि सिर्फ मुझसे जुड़कर उस साये को इतनी शक्तियां मिली है। अगर उसे मेरी आत्मा मिल जाती है तो उसकी शक्तियां उसकी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। युवराज की बात सुनकर राघव शांत हो जाता है। उसे अच्छे से पता था कि युवराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ सोचते हुए युवराज से कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवराज राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि मिस्टर सक्सेना को रातों रात शहर से बाहर जाना पड़ा, और उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और सबसे जरूरी बात, क्यों सुहानी ही उस साये को खत्म कर सकती है? राघव कुछ सोचते हुए कहता, ठीक है, मैं वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें नहीं। युवराज कहता है, तो तुम और किसे बताना चाहते हो? राघव कहता, शिवी और उसके दोस्त विवेक को। युवराज कंफ्यूज होकर कहता, लेकिन विवेक को क्यों? राघव जवाब देता, क्योंकि उसे भी ये जानने का हक है कि उसके माँ बाप की मौत क्यों हुई और कैसे हुई थी। युवराज राघव की बात समझ नहीं पाता, फिर भी उससे कहता, तो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वो तीनों इस वक्त वहीं पर हैं। राघव युवराज को मना करते हुए कहता है, मैं उस मनहूस घर में ये बातें नहीं करना चाहता जहां वो साया कभी भी आ सकता है।
वो साया इस घर में नहीं आ सकता। तुम्हें उन तीनों को यहाँ पर लेकर आना होगा। क्या राज था राघव के घर का कि वो साया यहाँ उनकी बातें नहीं सुन सकता? क्यों युवराज को वो उन तीनों को यहीं पर लेकर आने कहता है? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में एक्शन और सस्पेंस पूरी तरह से मिलेगी आपको। और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ भी जिन्हें एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना पसंद है। और मुझे ये भी बताएं कि मेरी कहानी आप कहां से देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।